आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में बढ़ती हुई खाना जंगी के इम्कानात, उसके मज़मरात और उसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, क्या नताइज सामने आएंगे, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में जो स्लेवरी स्टार्ट हुई उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बताएंगे। अफ्रीका में जो स्लेवरी हो रही थी उसका तारीख़ी पस मंज़र आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ हम जनूबी बहरा चीन में जो मज़ीद कशीदगी है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी नई वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। 4 जुलाई वाले दिन अमेरिकन ब्लैक पैंथर पार्टी यानी न्यू ब्लैक पैंथर पार्टी ने एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया है जिसमें 1000 के करीब मुसल्लह अफराद ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये तस्वीर हम शेयर कर रहे हैं, आपको वीडियो भी दिखाएंगे अभी थोड़ी सी देर में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर के सिलसिले में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सियाफाम अफराद अपनी शनाख्ती बहरान, जो आइडेंटिटी क्राइसिस में जो वो मुब्तला हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को एक नए जो इमरानी सिनारियो है, जो एक न्यू सोशो इकनॉमिक सिनारियो अमेरिका में उभर रहा है, उसमें किस तरीके से फिट किया जाए। यकीनी तौर पर जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अब ये मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है, जगह जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं, घिलाव जिलाव किया जा रहा है और मुख्तलिफ इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसकी बड़ी अहमियत है। लोग अब ये कह रहे हैं कि सेकेंड सिविल वॉर का आगाज़ शायद होने वाला है। अमेरिका में लोग भी जो सफ़ेद फार्म अफराद हैं वो भी इस मुजाहरे को देखकर परेशान हैं। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में तशवीश पाई जाती है कि इतने बड़े पैमाने पर यह मुजाहरा हुआ है। करीबन 1000 के करीब लोग जो हैं वो उन्होंने इस मुजाहरे में शिरकत की है। ये हम थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर भी करेंगे, शुरू से दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने मार्च किया है और इनके पीछे भी कुछ लोग थे, लेकिन ये ब्लैक पावर के नारे लगा रहे थे। ये बुनियादी तौर पर उन कॉन्फेडरेट स्टैचूज़ जो अमरीकी खाना जंगी में जो लीडर्स हुआ करते थे, जो जनूब के लीडर्स होते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके मुजस्मों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, कुछ गोरे अफराद भी लग रहे हैं कि इसमें शामिल हैं। बहरहाल कहा यह जा सकता है कि इस सिलसिले में अब यह मज़ीद कशीदगी आपको अमेरिका में होती हुई अब आपको नज़र आएगी। तो ये थोड़ी सी वीडियो हमने आपके साथ शेयर करी। थोड़ा सा हम इसका न्यू ब्लैक पैंथर पार्टी का बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे। न्यू ब्लैक पैंथर पार्टी हकीकतन कोई ज़्यादा पुरानी जमात नहीं है। ये लोग अपना ताल्लुक़ उस ब्लैक पैंथर पार्टी से जोड़ते हैं जो 60 की दिहाई में 70 की दिहाई में कायम हुई थी और जिसने बुनियादी तौर पर वो अपने हकूक़ के पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। लेकिन ये लोग ऐसी बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि हम बुनियादी तौर पर जो मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हम लोगों को अफ्रीकी जो बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं, जो कासिया फार्म अफराद हैं, उनको चाहते हैं कि ट्रेन करें ताकि वो अपनी जद्दोजहद की मुसल्लह आगाज़ कर सकें। यही वजह है कि ये लोग अब चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिका में जो पुलिस ने लोगों को कत्ल किया है, सियाह फार्म अफराद को कत्ल किया है, उसके पस मंज़र में लोगों को ट्रेन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जाए, मुतवज्जा किया जाए। इसके थोड़ी सी हम आपको लीडरशिप के मुतालिक भी बताते हैं। करेंटली इनके जो लीडर हैं उनका नाम क्रिस्टल मोहम्मद है। ये ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, अमरीकी मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते हुए नज़र आएंगे। नेशन ऑफ इस्लाम से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जो है हम लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं। गो के इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं। ब्लैक पैंथर पार्टी के लोग जो भी पुराने लोग हैं वो लोग भी अपना ताल्लुक़ इनसे जोड़ते नहीं हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि इनकी झंडे का भी जो ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा है। अगर आप शुमाली अफ्रीका के अरब ममालिक के झंडों को देखेंगे तो उनमें ये 3 कलर्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे, जो बड़ी दिलचस्प बात है। इनका भी यही है। तो ये अपना ताल्लुक़ काफ़ी हद तक उस बैकग्राउंड से भी जोड़ते हैं जो अफ्रीकी है और जो मुसलमान बैकग्राउंड कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनका झंडा का कलर जो है उसमें ग्रीन भी शामिल है। अब थोड़ी सी इनकी वेबसाइट भी आपको दिखाएंगे। वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये लोग मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं, झंडे पहन के मुजाहरे करते हैं। अपना ये लीडर बुनियादी तौर पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कम एक्स से बड़े मुतासिर नज़र आते हैं। मैल्कम एक्स एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं अमरीकी लोगों के।
और उन्होंने जिद्दोजहद के मामले में, हकूक़ दिलवाने के मामले में सदर कैनेडी के ज़माने में बड़ी जिद्दोजहद की थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ। तो ये वाली बात है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इस मुतालिक कि इस बारे में गोरे क्या कह रहे हैं। हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो राइट विंग मलेशिया के लोगों ने ये बात कही है कि जो तकरीबन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नज़र आ रहा है, ये सन तकरीबन 2021 तक शायद ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है एक बड़ी सिविल वॉर का आगाज़ हो सकता है, या इसी दौरान ही सिविल वॉर का आगाज़ हो सकता है अमेरिका में। ये लोग अब कह रहे हैं। इस सिलसिले में हम थोड़ा सा बात करेंगे बुगलो बॉयज़ के मुतालिक, जो कि एक पार्टी है और इस सिलसिले में बड़ी वो जो है तैयारियां कर रही है। थोड़ा सा हम उसके मुतालिक बताएंगे, अभी आपको थोड़ी सी देर में शेयर करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बताएं इसके मुतालिक, बुगलू मूवमेंट के मुतालिक, बुगलू मूवमेंट काफ़ी हद तक अगर देखा जाए अमेरिका में ये सफ़ेद फार्म अफराद की एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है। ये हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही लेट 2019 के आखिर में, ये 2019 के आखिर में इन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। ये लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। अगर देखा जाए तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा हिमायत यूरोप में भी पाई जाती है। यूरोप में भी सफ़ेद फार्म अफराद के जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो बड़ी पैमाने पर मौजूद हैं और जो इन लोगों की हिमायत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर वही न्यू नाज़ीज़ कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। ये मुसलमानों से और ब्लैक अफराद से शदीद नफ़रत करते हैं और ये चाहते हैं कि इनको इस दुनिया से, यानी इस सरजमीन से जो जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ से उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये गन राइट्स के भी बड़े हामी समझे जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ खुलेआम करते हैं। इन्होंने भी जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट में, जो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट में काफ़ी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जैसा कि हम आपको अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। कोशिश करते हैं दोबारा दिखाएं। इनके लोकल लीडर्स भी ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर, जिनको आप देख सकते हैं कि ये क्रिस केल, जस्टिन पीक और डेंट विल्डम मायर्स, ये लोग इनके बड़े लीडर समझे जाते हैं और ये अब जो है इनकी भी कुव्वत जो है वो पकड़ती जा रही है। तो ये भी मुसल्लह जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं। इसके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, एंटीफा वगैरह भी है। एंटीफा के मुतालिक हम थोड़ी सी आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी थोड़े दिनों ही पहले इन्होंने कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी कत्ल किया था कैलिफोर्निया में, एक जगह पर, जहां पर इन्होंने फायरिंग करके उन लोगों को मार दिया था जो प्रोटेक्शन की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर इनके जो फ़ौज में जो असर है वो भी मौजूद है, क्योंकि अमेरिकी पुलिस और फ़ौज में गोरे अफराद की तादाद ज़्यादा है, काले बहुत कम पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो कालों की तादाद बहुत ही कम है अमेरिकी पुलिस और फ़ौज में, तो इन लोगों का असर वहाँ पर भी पाया जाता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे स्लेवरी पर कि स्लेवरी अफ्रीका में कैसे स्टार्ट हुई थी, ग़ुलामी अफ्रीका में कैसे स्टार्ट हुई थी। इसके मुतालिक बहुत पुरानी मालूमात इकट्ठी की जा सकती है, जिसके मुतालिक लोग बात भी करते हैं। यहाँ पर हम ये बात बताते चलें कि अफ्रीका में स्लेवरी का आगाज़ बहुत पहले हुआ। जैसा कि आप जानते हैं ज़माने क़ब्ल इस्लाम में अरब में भी मुख्तलिफ़ ग़ुलाम जो अफ्रीका से पकड़ कर लाए जाते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। इसके अलावा हज़रत अम्मार बिन यासिर के मुतालिक भी एक ये नज़रिया पेश किया जाता है कि उनका ताल्लुक़ भी किसी अफ्रीकी कबीले ही से ही था, क्योंकि उनकी वालदा जो थी वो हज़रत सुमैया वो भी यमन से ही उनका ताल्लुक़ था और उनकी शादी जो थी वो बनु मखज़ूम के एक दूसरे ग़ुलाम हज़रत यासिर से उनकी शादी कर दी गई थी, जिसकी बाद जो है वो हज़रत अम्मार बिन यासिर पैदा हुए। अम्मार बिन यासिर बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। इसी तरीके से फिर हम थोड़ी सी बात दोबारा वापस आएंगे स्लेवरी की तरफ। ये स्लेवरी बुनियादी तौर पर इस्लाम के आने के बाद अफ्रीका में बहुत कम होती चली गई थी। कुछ मुख्तलिफ हमें तारीख़ी पस मंज़र में कुछ मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं, जैसे जंगियों की बगावत के मुतालिक हमने एक और वीडियो भी बनाई थी, उसमें ये बात कही थी। लेकिन अगर चीदा वाक़यात को छोड़कर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि इस्लाम ने जो है वो इन ग़ुलामों के साथ जो अच्छे सलूक की, बर्ताव की जो नसीहत की थी,
उसको उससे बहुत ही कम इनहराफ किया गया है। हत्ता के दौरे मलूकियत में भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने इन असूलों से इनहराफ करना जो है वो उसकी जुर्रत नहीं हो सकी थी, क्योंकि उलमा किराम इस मामले में बहुत सख्त कहते थे। यही वजह थी कि ममलूक जो बुनियादी तौर पर ग़ुलामों की ही एक कॉन्टिन्यूएशन थी। अगर आप ममालिक के सल्तनत को देखें तो मुख्तलिफ आपको मिस्र में भी वो नज़र आएगी, फिर हिंदुस्तान में भी एक बड़ी ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत कायम हुई। तो ग़ुलामों के हुकूक इस्लाम ने बढ़े दिए, लेकिन जब 16वीं 17वीं सदी ईस्वी में यूरोपी ताकतों का उरूज हुआ तो इन्होंने ग़ुलामी की वो सूरत इख्तियार करी जो पूरी इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। हज़ारों लाखों करोड़ों अफराद को अफ्रीका से पकड़ कर अमेरिका ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़रूरत थी अपने खेतों में काम करने के लिए। वेस्ट अफ्रीका, सेनेगाल वगैरह इन इलाकों से, सोमाली, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, सोमालिया से, जिबूती से और दूसरे इलाकों से जो मुसलमान अफ्रीकी हुआ करते थे, क्योंकि इन इलाकों में गुर्बत फैल चुकी थी और मुसलमानों की खिलाफत कमज़ोर पड़ चुकी थी, सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसी बुनियाद पर इन लोगों को वहाँ से पकड़ के लाया गया और फिर बाद में मुसलमानों के भी कुछ रियासतों ने जो ये दौरे ग़ुलामी इसको कह लीजिए, उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा जो है वो किरदार अदा किया। लेकिन फिर भी बहरहाल हम ये देख सकते हैं कि ख़ानदान आसफिया और दीगर दूसरे जो हैदराबाद दक्कन, निज़ाम हैदराबाद दक्कन हुआ करते थे और दीगर दूसरी रियासतें होती थीं, उनका जो ताल्लुक़ था इन अफ्रीकी ग़ुलामों से वो बड़ा अच्छा रहा। वो इनको वहाँ से अफ्रीका से लेकर आते और फिर इनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर फाइज भी किया जाता था। यही वजह थी कि फिर एक जंजीरा स्टेट नाम की एक स्टेट कायम हुई, जो कि एक प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में। ये लोग बुनियादी तौर पर सीधी कहलाए जाते थे, जिन्हें आज शीदी भी कहा जाता है। शीदी अफराद जो हैं वो लियारी में, कराची के इलाके लियारी में और दीगर दूसरे इलाकों में आबाद हैं। ये बुनियादी तौर पर अपने आप को बलोच कहते हैं, इनको बलोच समझा जाता है। लेकिन ये लोग इंडिया में भी आपको मिलेंगे, केरला वगैरह में, इन जगहों पर ये आपको नज़र आएंगे। ये एक स्टेट कायम हुई थी। इस स्टेट ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और मराठों के ख़िलाफ़ जो है वो अपने लड़ाई में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पर सीदी याकूत जो थे वो इनके एक बहुत बड़े नेवल एडमिरल भी गुजरे हैं, जिन्होंने एक नेवल जनरल गुजरे हैं, जिन्होंने मराठों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बहरी लड़ाइयाँ लड़ी और बड़ी मजबूती से अपनी स्टेट का हिफाजत भी करी थी। और ख़ानदान आसफिया के सिलसिले में, निज़ाम हैदराबाद के सिलसिले में इन्हें बड़ी मशहूरियत भी हासिल हुई, क्योंकि ये उनके बुनियादी तौर पर उन्हीं के मुलाजिम समझे जाते थे एक ज़माने में। खैर, इस पर बात करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो जो हम दोबारा थोड़ा सा वापस आते हैं यूरोपियन उसके कि स्लेव ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी कैरेबियन आइलैंड्स में। बहुत बड़े पैमाने पर इन अफ्रीकी ग़ुलामों को लाया जाता, इनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते। इसके बदले बहुत जगहों पर ये गोल्ड और स्पाइसेस भी ट्रैवल कर एक्सचेंज किए जाते थे। यही वजह है कि ज़ंजीबार का जो सुल्तान था वो इस सिलसिले में अंग्रेज़ों का और यूरोपीय अक़वाम का एक टाउट बन चुका था, जिसने स्पाइसेस के सिलसिले में और दीगर दूसरे गोल्ड के सिलसिले में अंग्रेज़ों की बड़ी मदद करी और मुख्तलिफ़ जगहों पर इन ग़ुलामों को भेजकर उसने बड़ा माल कमाया। तो खैर, बहरहाल इस पर हम थोड़ी सी दोबारा भी बात करेंगे, हम मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। इसमें हमने एक जंगियों की बगावत के मुतालिक एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यही वजह है कि दूसरी जंग अजीम जो है, चूँकि ये कॉन्सेप्ट, रेस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मजबूत होता चला गया यूरोप में कि इस बुनियाद पर फिर यूरोपीय अक़वाम ने अब एक दूसरे का भी खून बहाने से गुरेज नहीं किया। यही वजह है कि दूसरी जंग अजीम जो अपने तारीख़ की एक बड़ी जंग थी वो लड़ी गई। इसी बुनियाद पर, इस रेस के ही कॉन्सेप्ट पर जर्मनों ने ये बात कही कि हम दुनिया की अव्वल तरीन कौम है, हमारे अलावा कोई और कौम दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको जीने का हक़ हासिल है। उन्होंने जो सल्वाक्स थे और दीगर दूसरी यूरोपी मशरकी कौमें थीं, उनको कहा कि ये छोटे दर्जे की कौमें हैं, इनको कत्ल करना हमारा हक़ बनता है, इनको साफ करना हमारा हक बनता है। और चूंकि ये कम्युनिज्म के भी इसलिए खिलाफ थे क्योंकि कम्युनिज्म भी कोई रेस की बात नहीं करता था। कम्युनिज्म ये बात करता था
कि बुनियादी तौर पर इंसानों के हुकूक जो हैं वो बराबर हैं, तमाम इंसान बराबर हैं। कम्युनिज्म ये बात करता था, इसी बुनियाद पर इन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ, मार्क्सिस्टों के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और यही बात देख सकते हैं कि दूसरी जंग अजीम में फिर रूस जो था, जो कम्युनिस्ट मुल्क कहलाता था उस ज़माने में, सोवियत यूनियन कहलाता था, उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। और इस सिलसिले में करोड़ों अफराद जो हैं, तकरीबन 5 से 6 करोड़ अफराद मारे गए थे इस जंग में। अब थोड़ी सी बात करेंगे आखिर में इस वक्त जो क्या जनूबी बहरा चीन में सूरत हाल दरपेश है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। जो वैशी चैनल जो क्या कहते हैं, इस वक्त ड्रिल्स हो रही हैं, नेवी ड्रिल्स हो रही हैं, उस सिलसिले में अगर आप देख सकते हैं कि अमरीकी और चाइनीज़ जो नेवीज़ हैं वो आमने सामने हैं। और जैसा कि हमने आपके साथ शेयर भी करी थी कि अमरीकी बहरी बेड़ा वहाँ पर पहुँच चुका है। चाइना चूँकि अपने इस इलाके को अपना हिस्सा समझता है, इसी वजह से वो ड्रिल्स कर रहा है। इस बुनियाद पर अब थोड़ी सी बात करेंगे ताइवान के मसले पर। दोबारा आते हैं ताइवान के मसले पर, हम बातचीत करते रहें। थोड़ा सा बताएं कि ये बात अमरीकी मीडिया में, ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया में काफ़ी सालों से उड़ रही है कि सन 2020 में चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करेगा, और अगर हमला करता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। सन 2013 में एक प्रोजेक्ट 2049 इंस्टीट्यूट थिंक टैंक जो वर्जीनिया में कायम है अमेरिका में, उसने एक रिपोर्ट शाया करी थी सन 2013 में, एक बुक शाया करी थी जिसमें यह बात कही थी कि पॉसिबल है कि सन 2020 में चाइना जो है वो अपनी एम्फीबियस लैंडिंग यानी हमला कर सकता है, ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चूंकि चाइनीज़ नेवी इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी 90s में, और जब 2000 का आगाज़ हुआ, 9/11 के वाक़यात हुए, तो इस बुनियाद पर अमरीकी ये समझते थे कि चाइनीज़ नेवी इतनी मजबूत नहीं है कि वही एम्फीबियस लैंडिंग कर सके। यही वजह है कि अब चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, और यहाँ से ये कोशिश कर सकते हैं कि अब लड़ाई लड़ें। चाइनीज़ नेवी बहुत मजबूत हो चुकी है, बड़ी ताकतवर हो चुकी है, इसके ऊपर जहाज़ लैंड भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि J-10 और J-15 नामी जहाज़ों ने इन बहरी एयरक्राफ्ट से परवाज़ की है, इन अड्डों से परवाज़ की है जो चलते फिरते अड्डे हैं। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब चाइना बहुत मजबूत हो चुका है और ताइवान पर हमले के असरात अब वो नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये इस इंस्टीट्यूट ने ये बुक शाया करी थी, इसकी पब्लिकेशंस में जाकर आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। खैर, बहरहाल इस सिनारियो पर बात होती रही है कि चाइना किस तरीके से हमला कर सकता है, बड़ी तादाद में एम्फीबियस वॉरफेयर शुरू करेगा शायद चाइना अभी थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही हफ्तों में या महीनों में, जिसमें आपको बड़े बड़े जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। साथ ही साथ इसको मदद भी हासिल होगी उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस नक्शे में आपको नज़र आ रहे हैं, और होवरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, और मिसाइल बोर्ड्स भी हैं। तो करीबन एक बड़ी पैमाने पर जो है वो चाइनीज़ आर्मी, चूँकि एक बड़ी मॉडर्न आर्मी है, तो वो PLA की जो आर्मी है वो इस तरीके से हमला कर सकती है चाइनीज़ जो हैं वो ताइवान पर थोड़ी से दिनों में, शायद आपको ये बात नज़र आए। तो ये एक सिनारियो आपको नज़र आ रहा है, देखते हैं कि क्या बनता है, क्या होने जा रहा है। इसके मुतालिक मज़ीद आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।